चलो, तो कल हमने सिलेबस पे बात की थी, है ना। सिलेबस क्या है, कैसा है। आपको एग्ज़ाम का मॉड्यूल बताया था कि कौन कौन से चरण होते हैं और हर चरण की क्या डिमांड होती है, उस पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम लोग हमारे हिंदी विषय का पहला टॉपिक चालू करेंगे। हिंदी का पहला टॉपिक, हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में लिखा है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, है ना। वहां से चालू करेंगे। हेडिंग डाल लेंगे हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, यहां से टॉपिक हम लोग चालू करेंगे, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी क्या है, हिंदी भाषा कहाँ से आई है, हिंदी का विकास क्रम क्या है, और हिंदी के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक फैक्ट ये पता होना चाहिए कि हिंदी का शब्द है ही नहीं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा इसको। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये सबसे पहला फैक्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में आता है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, और हम लगा के आ जाते हैं हिंदी। अरे हिंदी में हिंदी कैसे आ जाएगा, शब्द नहीं है, ठीक है। हिंदी जो शब्द है ये असल में फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। अब हिंदी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम हिंदी का विकास क्रम। ये देखेंगे कि हिंदी भाषा आई कहाँ से है। तो हेडिंग डाल लेंगे हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा धीरे धीरे करके कैसे वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है, उस पूरी जर्नी को हमको पढ़ना है, उस पूरे विकास की प्रक्रिया को पढ़ना है, जिससे होकर के वर्तमान समय तक हमारी हिंदी पहुंची है। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है ये आरंभ होता है संस्कृत से। पढ़ा होगा आपने, हिंदी का विकास क्रम कहाँ से आरंभ होता है, संस्कृत से। और चूंकि हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भाषा कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है, संस्कृत है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। अब यदि हम संस्कृत का प्राचीनतम रूप देखें तो ये हमको दिखाई पड़ता है वेदों में, और वेदों में जो संस्कृत है उसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। 1500 ईसा पूर्व मतलब समझ गए ना, आज से कितना साल, लगभग 3500 साल, 3500 साल पहले का समय है ना। कैसे सर, ईसा पूर्व बोल रहा है, मतलब देखो अभी चल रही है ईस्वी, अभी कौन सा सन है ईस्वी का, 2000 है नहीं, 2025। इसमें हम लोग पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर जा करके हमको मिलेगा जीरो। कितने साल पहले मिलेगा जीरो, 2000 साल पहले। अब 1500 साल बोल रहा है, मतलब यहां से और पीछे हमको जाना पड़ेगा कितने साल, 1500 साल। तो अगर मैं यहां से इसका ड्यूरेशन निकालूं तो कितना समय निकलेगा, ये 3500 साल। तो 3500 वर्ष पहले समय माना जाता है किसका, वैदिक संस्कृत का। और इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है वेदों से, ठीक है। और वेदों में जो लिखी हुई बातें हैं वहां से हमको बोध होता है कि उस समय पर एक संस्कृति विद्यमान रही होगी जिसको नाम दिया गया है वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत
से कहानी चालू होती है, धीरे 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 करके हिंदी जो है वो सरल होती जाएगी। वैदिक संस्कृत को यदि आप ध्यान से देखें तो वैदिक संस्कृत में आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। दो चीजें क्या क्या सर? पहली बात कि हमको वैदिक संस्कृत में दिखाई पड़ेगा कि वैदिक संस्कृत एक योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत कैसी भाषा है? योगात्मक भाषा है। और दूसरी बात जो हमको दिखाई पड़ेगी वो ये है कि वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा भी है। यानी वैदिक संस्कृत में योगात्मकता दिखाई पड़ती है, वैदिक संस्कृत में हमको संगीतात्मकता दिखाई पड़ती है। योगात्मक भाषा ये इसलिए है क्योंकि इसमें सारे शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखा गया है। ठीक है, आप वैदिक संस्कृत का जब स्वरूप देखते हैं तो वैदिक संस्कृत में चूंकि सारे शब्द आपस में जुड़े हुए दिखते हैं। आप देखिएगा, ये देखो आपको दिखाता हूं मैं, वैदिक संस्कृत, ये देखो, इसी को देखो, नेट बहुत स्लो है यार। यहीं से आप देख सकते हो, ये देखो, दिख रहे हैं ना अपने को? ये सारे शब्द आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि सर यहां से शब्द चालू हुआ और जा करके यहां कंप्लीट हुआ, यहां से शब्द चालू हुआ तो ये सीधे पूर्ण विराम यहां कंप्लीट हुआ। वैसे ही आप सारे शब्दों को देखो, ऐसे ही रीति से लिखे गए हैं। इसको देखो आप, यहां से शब्द चालू हुआ 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 यहां तक पूरा आकर के कंप्लीट हुआ। लग रहा है ना? तो ये भ्रम हमको उत्पन्न हो जाता है कि सर एक लाइन में कहीं एक ही शब्द तो नहीं लिखा है, जबकि ऐसा है नहीं, सारे शब्द आपस में जोड़ करके लिखे गए हैं, इसीलिए ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो वैदिक संस्कृत में सारे शब्दों को जोड़ करके लिखा जाता था, इसीलिए वैदिक संस्कृत को क्या नाम दिया गया है? वैदिक संस्कृत एक योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत का जो स्वरूप था वो संगीतात्मक भी था, यानी वैदिक संस्कृत को गाया जाता था। इसके गाने के पीछे रीजन ये था कि शुरुआत में हमारे पास लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, लिखने की सामग्री जो थी वो उपलब्ध नहीं थी। तो हम क्या करते थे, वैदिक ज्ञान जो हमारे पास था, हमारे मुनियों के पास था, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए श्रवण का सहारा लेते थे। मतलब सर, मतलब गुरु अपने शिष्यों को सामने बिठाते थे और बिठा करके उनको फिर सुनाते थे वेदों को। इससे क्या होता था? इससे वो जो शिष्य सामने बैठे हुए थे वो इनको सुन करके कंठस्थ करते थे, दोहराते जाते थे, याद करते जाते थे। तो वैदिक संस्कृत में आप अगर आप देखें, वैदिक संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो, यदि आपको किसी चीज को याद करना है ना तो कविताएं ज्यादा अच्छी होती हैं पैराग्राफ के मुकाबले, है कि नहीं? पैराग्राफ थोड़े से याद करने में कठिन होते हैं सर। कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर का की होने की गुंजाइश है कि नहीं? वहां पर का की होने की गुंजाइश है। क्यों है? क्योंकि सर मानवीय त्रुटि में हो सकता है ये। लेकिन अगर कविताओं को देखा जाए ना तो कविताएं कभी भी बदलती नहीं है कि नहीं? कविताएं कभी नहीं बदलती हैं और लंबे समय तक भी याद रहती हैं। तो तीन फायदे यहां पर हमको मिले किसमें? वैदिक संस्कृत को संगीतात्मक बनाने में। पहला फायदा, जल्दी याद हो जाता है सर चीज, कोई भी कविता जल्दी याद हो जाती है कि नहीं? दूसरा फायदा, लंबे समय तक याद रहती है। आप परसों न्यूज़पेपर पढ़े होगे, आज भूल जाओगे, लेकिन 10 साल पहले कोई गाना सुने रहोगे, एक बार सुनोगे पूरा याद हो जाएगा फिर से, है कि नहीं? हाँ। और तीसरी बात ये, पहला ये कि आपको जल्दी याद हुआ, दूसरा लंबे समय तक याद रहा, तीसरा
इसमें शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है। आपको अगर मैं बोलूं ना कि आप सुबह पढ़ के आए हो सर इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको एज इट इज वैसे का वैसा उतार दो, आप नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके लिखोगे ना। हाँ, आप जिस चीज को पढ़े हो वहां से जो सार तत्व आपने लिया है आप उसको लिखोगे, आपने जो ग्रहण किया है उसको लिखोगे आप, है कि नहीं। हाँ, एज इट इज नहीं लिखोगे। लेकिन कविताओं को अगर लिखने के लिए बोलूंगा ना तो आप में और वो राइटर में कोई अंतर नहीं है, वो भी वैसे ही लिखा है, आप भी वैसे ही लिख रहे हो, है कि नहीं। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि हमको तीन तीन फायदे कविताओं के माध्यम से हो रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि वेदों को जब लिखा जा रहा है तो यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिसको मनुष्यों ने नहीं बनाया है, ये ऐसा ज्ञान है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो ऐसे ज्ञान को बिना किसी परिवर्तन के अगली पीढ़ी तक हमको पहुंचाना है तो हम किसका सहारा लें, कविताओं का सहारा ले, पैराग्राफ का सहारा ना ले, ठीक है। और इसीलिए वैदिक संस्कृत की प्रवृत्ति कैसी हो गई, संगीतात्मक। तो वैदिक संस्कृत में एक तो हमको योगात्मकता दिखाई पड़ती है जिसमें सारे शब्द आपस में जुड़े होते हैं, और दूसरा है कि वैदिक संस्कृत की प्रवृत्ति जो होती है वो संगीतात्मक होती है, मतलब इनको गाया जाता है सर, इनको पढ़ा नहीं जाता। जैसे वेदों को, जैसे आप अखबार को पढ़ते हो, जैसे उपन्यास को पढ़ते हैं, इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाता, इसको गाया जाता है। इसके लिए लयबद्धता होती है, छंद नाम का एक वेदांग है, उसका अध्ययन कराया जाता है पहले, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में ये दो गुण हमको मिलते हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत सरलीकृत हुई। हर भाषा होती है, हर भाषा का ये स्वभाव होता है कि वो धीरे धीरे करके अपने रूप में परिवर्तन करती है। तो वैदिक संस्कृत ने भी अपने रूप में परिवर्तन किया। वैदिक संस्कृत का बदला हुआ रूप हमको दिखाई पड़ता है 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और वैदिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आया उसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। क्या नाम देते हैं इसको, लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत अपना रूप बदलती है और बदल करके क्या बन जाती है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वेदों की तुलना में आसान थी। आसान कहने का मतलब शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाना शुरू हुआ तो पढ़ने में सुगम हो गई। दूसरा, गद्यात्मक रचनाएं अब शुरू हुई हैं, ठीक है, मतलब पैराग्राफ वाली राइटिंग जो है अब यहां से प्रॉपर शुरू होती है, ठीक है। इसके पहले पैराग्राफ वाली राइटिंग के रूप में देखा जाए तो हमारे पास यजुर्वेद के कृष्ण मंडल का, मतलब कृष्ण पक्ष का बोल दिया जाए, ठीक है, दो भाग हैं उसमें, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का एक सूक्त जो है, एक सूक्त वो लिखा गया है पैराग्राफ वाले रूप में, और उसी के आधार पर यह कह दिया जाता है कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो गद्य तो था हमारे पास, लेकिन गद्य को ज्यादा गहनता से हमने प्रयोग करना कब शुरू किया, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से। अब यहां से लौकिक संस्कृत की रचना शुरू हुई। लौकिक संस्कृत में शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाना शुरू हुआ। इसके अलावा गद्यात्मक रचनाएं अब चालू होती हैं, यहां से गद्यों का लेखन आरंभ होगा। आपने नाम सुना होगा पंचतंत्र वगैरह का, सुने हैं, विष्णु शर्मा, ठीक है। तो वो सब जो रचना है वो बेसिकली हुई है कौन सी भाषा में, वैदिक संस्कृत में, वो लौकिक संस्कृत में नहीं है। वो कैसी संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में है। लौकिक संस्कृत भी धीरे धीरे करके सरलीकृत होती है, और लौकिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है क्या, पाली भाषा। पाली भाषा का समय माना जाता है लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास। 500 ईसा पूर्व के आसपास पाली भाषा का विकास होता है, ठीक है। अब पाली भाषा जो थी
वो लौकिक संस्कृत की तुलना में भी आसान थी, और ये इतनी आसान थी कि इसका व्यवहार आम लोग करते थे। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे कि आपके गौतम बुद्ध ने, है ना, हमारे गौतम बुद्ध जी ने जब अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया तो उसके लिए जिस भाषा को माध्यम बनाया वो पाली भाषा थी। ठीक है, क्योंकि भाषा जो होती है ना, वो लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है कि नहीं? भाषा सबसे अच्छा माध्यम है कि नहीं? आपके पास अगर कोई व्यक्ति आकर के अंग्रेजी में बात करे और वहीं दूसरा व्यक्ति आकर के छत्तीसगढ़ी में बात करे, आप किसके साथ ज़्यादा आत्मीयता से बात कर पाओगे? छत्तीसगढ़ी वाले के साथ। कारण है सर उसकी भाषा, है कि नहीं? वहीं पर कोई आदमी आकर के अंग्रेजी में बात करेगा तो केवल काम की बात होगी, अगर हमको आती है तो, है कि नहीं? अगर हमको आती है तो केवल काम की बात होगी, आत्मीयता वहां पर नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ। तो पाली भाषा जो है ये आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए पाली भाषा को भारत की प्रथम जनभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम जनभाषा, या इसी को आप बोल सकते हैं भारत की प्रथम लोक भाषा। तो भारत की प्रथम जनभाषा कौन सी बनी? पाली भाषा। भारत की प्रथम जनभाषा, लोक भाषा दोनों एक ही है ना? हाँ। तो ये पाली भाषा जो है ये धीरे धीरे करके फिर सरलीकृत होगी। तो लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा। पाली भाषा आगे जाकर के और सरलीकृत हुई, और पाली भाषा के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आया उसको नाम दिया जाता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का विकास माना जाता है लगभग पहली सदी के आसपास। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि प्राकृत भाषा भारत में शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी। भारत में शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी कौन सी? प्राकृत भाषा। ठीक है, भारत में शिलालेखों की प्रथम भाषा। अब इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर हम लोग? इसको बोलने के पीछे कोई कारण है क्या? हाँ बिल्कुल कारण है। हमारे पास यदि देखा जाए तो सबसे पुराने पढ़े जा सकने योग्य यदि कोई शिलालेख हैं तो वो अशोक के शिलालेख हैं। पढ़ा है हमने। और अशोक के शिलालेखों को यदि आप ध्यान से देखें तो वो लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेख जो हैं वो भारत में सबसे पुराने शिलालेख माने जाते हैं जो पढ़े गए हैं। हालांकि उससे पुराने शिलालेख भी हैं हमारे पास, हड़प्पा काल के भी हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उनको अभी पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग। पढ़े जा सकने योग्य सबसे पुराने शिलालेख कौन से हैं? अशोक के शिलालेख। और अशोक ने जब अपने शिलालेख लिखे हैं तो वो कौन सी भाषा में लिखे हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हैं। और इसीलिए जब हम सबसे पुरानी भाषा जो शिलालेखों में प्रयुक्त हुई इनकी बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है किसका? प्राकृत भाषा का। ठीक है, प्राकृत भाषा शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके प्राकृत भाषा पुनः सरलीकृत होती है, और लगभग 10वीं सदी के आसपास प्राकृत भाषा 7 अपभ्रंशों में बट जाती है। कितने अपभ्रंशों में? 7 अपभ्रंशों में बट जाती है। ठीक है, और पहली बार ऐसा होगा कि भाषा अपने विकास की अवस्था में क्षेत्रीयता के आधार पर अपने स्वरूप में परिवर्तन करेगी, है कि नहीं? अभी तक आप समय को देखो, यानी भाषाओं को देखो, अभी तक भाषाओं का जो रूप बदल रहा है वो बेसिकली बदल रहा है किसके कारण? समय के कारण। ये देखो समय बदल रहा है तो उसके समानांतर भाषाएं भी परिवर्तित हो रही हैं।
लेकिन पहली बार ऐसा होगा 10वीं सदी, कुछ भाषा शास्त्री जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग मानता है 10वीं सदी को। इसीलिए हिंदी के साहित्य भी जब शुरू होते हैं तो वो लगभग आचार्य शुक्ल के हिसाब से 1050 विक्रम संवत मतलब 993 ईस्वी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, 57 माइनस करोगे तो 993। ठीक है, हाँ। तो ये जो अपभ्रंश हैं, ये हैं क्या सर? असल में ये असल में प्राकृत भाषा के विभाजन से बनने वाले 7 अलग अलग टुकड़े हैं, जो भारत में 7 अलग अलग क्षेत्रों में हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राकृत भाषा बट रही है किसके आधार पर? क्षेत्रीयता के आधार पर। कितने भागों में? 7 भागों में। तो ये 7 भाग कौन से थे, इनको देखिए आप सबसे पहले। ऐसे थे ना पहले, ठीक है, ऐसे ही थे पहले, बड़े से भूभाग में थे सर। ठीक है, वो तो अंग्रेज लोग आके तोड़ ताड़ दिए, नहीं तो बहुत बड़ा भूभाग था हमारा। ठीक है, हाँ, तिब्बत भी था ना, ये पूरे क्षेत्र में था। ठीक है, हाँ, ये बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था भारत। ठीक है, और इसीलिए तो अंग्रेज लोग हम लोग से थोड़ा वो भी थे यार, जलते थे, बोलो है ना, जलते थे बहुत ज़्यादा। अरे यार, इन लोग इतने मतलब इतना बड़ा भूभाग इनके अंडर में कैसे आता है, ऐसा। ठीक है, बहुत बड़े भूभाग पर थे। तो ये भारत था। अब जब प्राकृत भाषा का विभाजन हुआ 7 अपखंडों में, तो सबसे पहला अपखंड बना ब्राचड़। इस अपभ्रंश को क्या नाम दिया गया? ब्राचड़ अपभ्रंश। ये ब्राचड़ अपभ्रंश है, ब्राचड़ अपभ्रंश। प्राकृत के विखंडन से दूसरा जो अपभ्रंश बना, उसका नाम था शौरसेनी। ऐसा इस भूभाग में हमको ये दिखता है। यहां से आप पश्चिमी दिल्ली से पूरा गुजरात वाला इलाका, यहां पर जिस अपभ्रंश का विकास हुआ उसको नाम दिया गया शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, एक अपभ्रंश का विकास हुआ पंजाब वाले इलाके में यहां, और इसको नाम दिया जाता है पैशाची अपभ्रंश। इसके बाद एक अपभ्रंश का विकास हुआ इस पहाड़ी इलाके में, ये भूभाग पहाड़ी इलाका है। यहां जिस अपभ्रंश का विकास हुआ उसको बोला जाता है खस अपभ्रंश। एक अपभ्रंश का विकास हुआ इस भूभाग में, यहां ऐसा। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है नहीं? नहीं शामिल है सर, इसमें नहीं शामिल है ना, बाद वाले में होगा। इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा है ना, ये सब शामिल हैं। इसको नाम दिया गया मागधी। एक अपभ्रंश का विकास हुआ यहाँ इस भूभाग में, यहाँ इसमें है सर हमारी छत्तीसगढ़ी, इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। इसको नाम दिया गया अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। एक अपभ्रंश का विकास हुआ इस भूभाग में, महाराष्ट्र वाले इलाके में, और इसको नाम दिया गया महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने भाग बटे? प्राकृत भाषा के विखंडन से कितने भाग बने? 7। ठीक है, 7 दिख रहे हैं ना अपने को? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्राकृत भाषा के विखंडन से ये क्या है? ये 7 अपभ्रंशों के नाम है सर। ठीक है, तो प्राकृत भाषा के विखंडन से कितने अपभ्रंश बने? 7 अपभ्रंश बने। इन 7 अपभ्रंशों को आप कैसे मान सकते हो पता है? आप इमेजिन करो, आप एक कमरे में हो, वहां पर ना 7 अलग अलग रंग के दर्पण आपके सामने रखे गए हैं। ऐसे 7 अलग अलग रंग के दर्पण हैं आपके सामने। ठीक है,
एक दर्पण का रंग नीला है, ये नीले रंग का दर्पण। एक दर्पण का रंग जो है वो हरा है, ऐसा। एक दर्पण का जो रंग है वो है लाल। एक दर्पण का रंग है ना नारंगी। एक का रंग है गुलाबी। एक का रंग है बैगनी, ऐसा। और एक दर्पण का रंग है सफेद। ठीक है, अब आप खड़े हो जाओ दर्पणों के सामने। आप खड़े हो जाओ दर्पण के सामने। 7 दर्पण हैं, 7 में आप अलग अलग दिखोगे। एक में आप लाल दिखोगे, एक में नीला दिखोगे, एक में हरा दिखोगे, एक में नारंगी दिखोगे, एक में सफेद दिखोगे। दिखोगे कि नहीं? हाँ। ये क्यों हुआ सर? क्या आप में कोई ऐसा गुण है कि आपसे टकरा के प्रकाश किरण 7 भाग में बढ़ जा रही है? किसकी प्रवृत्ति है? दर्पणों की। दर्पणों का गुण है, और दर्पणों के कारण फिर आप 7 अलग अलग रूपों में दिख रहे हो, है कि नहीं? हाँ। तो एक चीज समझना, कोई भी भाषा हो वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती है कि नहीं? हर भाषा। तो सर सभी जगह में, सभी जगहों पर बोली जा रही है प्राकृत ही, लेकिन यहां की क्षेत्रीय भाषा के संपर्क में जब हिंदी आई, मतलब प्राकृत भाषा आई, तो उसका रूप अलग दिखना शुरू हो गया। यहां आई प्राकृत भाषा तो इसका रूप अलग हो गया, प्राकृत का रूप अलग हो गया। इसके संपर्क में आई प्राकृत भाषा, प्राकृत का रूप अलग हो गया। यहां आई तो सर इसका रूप अलग हो गया। मतलब प्राकृत है वही, प्राकृत है वही, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हमको ये 7 अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ने लगी। समझ आई कहानी? हाँ। और इसीलिए हमने कहा कि प्राकृत भाषा विखंडित होकर के कितने भागों में टूट गई? 7 भागों में टूट गई सर। 7 भाग बने प्राकृत भाषा के विखंडन से। ठीक। कालांतर में इन्हीं 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। यानी अगर मैं हिंदी को मानता हूं तो आधुनिक जो हिंदी है उसका विकास माना जाता है कहां से? अपभ्रंश से। ठीक है, आधुनिक जो हिंदी है उसका विकास कहां से माना जाता है? हिंदी से माना जाता है। आधुनिक जितनी भाषाएं हैं वो यहीं से निकली है सर, अपभ्रंशों से। जैसे ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकली, शौरसेनी से गुजराती निकली, राजस्थानी निकली, मारवाड़ी निकली, राजस्थान है ना, ये निकली भाषाएं। ब्रज भाषा निकली शौरसेनी से। पैशाची से पंजाबी भाषा निकली। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी भाषाएं निकली। मागधी अपभ्रंश में हाँ एक तो निकली मैथिली, और निकली सर ना संथाली मुंडा भाषा परिवार है ना, वो अलग से भाषा परिवार है, ये आर्य भाषा परिवार है। ठीक है। हाँ, मागधी से निकली है सर यहाँ से नेपाली, यहाँ से निकली असमिया, यहाँ से निकला सर बंगाली, यहाँ से निकली उड़िया, यहाँ से भोजपुरी, है कि नहीं? मगही भाषा यहीं से निकली है। तो ये जो आधुनिक भाषाएं हैं इनका विकास यहाँ से हुआ। अर्धमागधी से 3 भाषाएं निकली हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और ये क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो छत्तीसगढ़ी का संबंध किस अपभ्रंश से है? अर्धमागधी से। छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन किन्हें कहा जाता है? तो 2 बहन है छत्तीसगढ़ी की, एक तो है बघेली और दूसरी है अवधी। ठीक है, इन तीनों भाषाओं को कहा जाता है जुड़वा बहन, क्योंकि एक ही जगह से निकले हैं ना सर, एक ही अपभ्रंश से निकले हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी जैसी भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी भाषा? मराठी और कोंकणी कहां से निकली? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो आधुनिक भाषाओं का जो विकास है, आप देख पा रहे हो, आधुनिक भाषा बोल रहा हूं मतलब आधुनिक भाषाएं, हिंदी भी आधुनिक भाषा है, मतलब उसका विकास भी कहां से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, कुछ भाषा शास्त्री इसमें भी थोड़ा सा असहमत हैं। वो कहते हैं कि अपभ्रंश जो है वो डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदले होंगे। क्यों?
बोले सर 1000 साल का टाइम होता है 10वीं सदी और अभी 2000वीं सदी में, 20वीं सदी में, है नहीं? हाँ, 1000 साल का फर्क है। तो बोले कि अपभ्रंश डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदला है। अपभ्रंश पहले अपने विकास की अवस्था में आगे बढ़ करके अवहट्ट बने होंगे और कालांतर में ये अवहट्ट परिणत हो गया किसमें? हिंदी में। क्लियर है? ठीक है ना? तो सीक्वेंस यहां से बदल जाएगा, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब आपने ये कहा कि सर हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा के विकास क्रम में प्राकृत भाषा जो है वो कितने भागों में बढ़ती है? 7 भागों में बढ़ती है। आपने नाम भी देख लिया, 7 अपभ्रंश है। ठीक है सर, ऐसा होता है क्या कि आपको पूछ ले कि किस भाषा का या किस अपभ्रंश का हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव है? क्या किसी ने कम ज्यादा करके प्रभावित किया है क्या? बिल्कुल किया है। अगर आप हिंदी पर अपभ्रंशों के प्रभाव की बात करें तो हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव है किसका? शौरसेनी अपभ्रंश का। ठीक है, हिंदी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस अपभ्रंश का है? शौरसेनी अपभ्रंश का। अब सवाल ये आता है क्यों सर? क्योंकि देखो, समझना, रीजन को जानना पहले, है ना। देखो, शौरसेनी जो है ना, यहां से एक भाषा निकली है जिसको बोला जाता है खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली, है ना। क्योंकि शौरसेनी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, आगे बताऊंगा। तो खड़ी बोली निकली है। ये जो खड़ी बोली है इसी को हिंदी का मानक स्वरूप स्वीकार किया गया है। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली को क्या माना गया है? हिंदी का मानक स्वरूप। मानक स्वरूप कहने का मतलब क्या है सर? मानक स्वरूप कहने का मतलब होता है कि भाषा को या हिंदी को लिखने का जो तरीका होगा, वर्णों का जो क्रम होगा, वर्णमाला में कौन से वर्ण होंगे, कौन नहीं होंगे, ये सब हमने कहाँ से उठाया है? खड़ी बोली से उठाया है। अब जब हिंदी के व्याकरण में ही सारी चीजें आपने उड़ेल दी हैं सर खड़ी बोली से, तो स्वाभाविक सी बात है हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका? खड़ी बोली का ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आपके पास कंचे हैं, कंचे, बांटी खेले हो नहीं? हाँ, बाटी को ना पहले पीले रंग के सॉल्यूशन में बोर दो, निकालो बाहर, फिर अलग अलग रंग के स्प्रे कर दो। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? पीले रंग का सर, क्योंकि उसमें तो डूबा है ना वो। मतलब इसका तो व्याकरण ही है सर। हिंदी का जो आप व्याकरण पढ़ते हो आज आप, वो बेसिकली व्याकरण खड़ी बोली का ही व्याकरण है। मतलब इतने हद तक प्रभावित किया है उसने हमारी हिंदी को कि उसी के व्याकरण को हमने एज इट इज अपना लिया है हिंदी के व्याकरण में। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है इसको हिंदी का मानक स्वरूप स्वीकार किया गया है और इसीलिए हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? खड़ी बोली का। और अपभ्रंश के रूप में पूछेगा तो शौरसेनी का। ठीक है, अब ये जो खड़ी बोली है, इसी खड़ी बोली को टकसाली हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? टकसाली हिंदी, क्योंकि टकसाल में प्रयोग होती है ये भाषा। ठीक है, टकसाल मतलब जहां नोट छपता है, जहां सिक्के डाले जाते हैं, वहां प्रयोग होता है इसका, इसीलिए ये क्या है? टकसाली हिंदी कहलाती है। ठीक है, तो खड़ी बोली के बारे में ये फैक्ट याद रखना कि खड़ी बोली को हिंदी का मानक स्वरूप स्वीकार किया गया है और खड़ी बोली को ही टकसाली हिंदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? हाँ, अब हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक? ठीक है, अब इसी में ना एक टॉपिक डाल लेना, अगला कुछ लाइन छोड़ दिए रहना फिर डालना। हिंदी की उपभाषाएं।
हिंदी की उपभाषाओं की यदि हम बात करें, हिंदी के उपभ्रंशों की यदि हम उपभाषाओं की यदि हम बात करें, तो हिंदी की पांच उपभाषाएं हमको मिलती हैं। ठीक है, कैसे मिलती हैं सर, ध्यान देना, मैप बना रहा हूं ना मैं यहां पर भारत का। ठीक है, पांच उपभाषाएं। देखो, सबसे पहली जो उपभाषा है इसको बोला जाता है पश्चिमी हिंदी। यह है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन आता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी उपभाषा हैं, 5। पहली हिंदी को नाम दिया जाता है पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो हिंदी है इसको कहा जाता है पूर्वी हिंदी, इस भाग में। ठीक है, ये क्या है, ये पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। ठीक, एक भाग जो है ये वाला, यहां ऐसा मिथिला वगैरह का एरिया है इसमें शामिल, इसको बोला जाता है बिहारी हिंदी। क्या बोलते हैं इसको, बिहारी हिंदी। ठीक है, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है। एक भाग जो है इसको हम कहते हैं राजस्थानी हिंदी, ऐसा ये वाला भाग, इसको बोला जाता है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, और एक भाग जो है वो इस पहाड़ी इलाके में है जिसको नाम दिया जाता है पहाड़ी हिंदी। किसमें, ना ना ना, पश्चिमी हिंदी है वो। हाँ, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, है ना, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये बेसिकली हिंदी भाषी प्रदेश है ना। इस पूरे क्षेत्र को आप क्या बोलते हो, हिंदी भाषी क्षेत्र बोलते हो। ये पूरा क्षेत्र यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, और यहाँ की भाषा को यदि आप देखेंगे तो यहाँ की भाषा जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी। आप कहीं भी जाएंगे हिंदी में बात करेंगे, पहचान जाएंगे आपको। ठीक है, आपको बाकायदा जवाब मिलेगा अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, आप दक्षिण जाएंगे तो हो सकता है वो हिंदी ना जान रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे हो सकता है वो हिंदी ना जान रहे हो। ठीक है, हालांकि हिंदी इतनी कॉमन है कि सभी पूरे भारत में इसको सीखने की कोशिश तो करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। क्या क्या सर, पश्चिमी, पूर्वी, दो दिशाओं के नाम, 2 राज्यों के नाम और 1 ठो पहाड़। हाँ, याद हो गया। 2 ठो दिशा का नाम है पूर्व पश्चिम, 2 ठो राज्य का नाम है राजस्थान बिहार, और 1 है पहाड़। याद हो जाएगा। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो हिंदी के विकास क्रम में हमको पढ़ना क्या है सर। तो सबसे पहली चीज जो हमको यहां से देखनी है वो है सर ये सीक्वेंस। ध्यान रखना, सबसे पहली चीज क्या देखना है हमको, सीक्वेंस कहने का मतलब वैदिक, संस्कृत, लौकिक, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ठीक है, अगर अवहट्ट दिया तो अच्छी बात है, अपभ्रंश के बाद और हिंदी के पहले उसका नंबर आ जाएगा। वहीं अगर मैं कहूं कि अवहट्ट नहीं दिया है, मान लो अवहट्ट नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा सर, अपभ्रंश के बाद डायरेक्ट आ जाएगी हमारी हिंदी। क्लियर है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना। इसके अलावा ये जो फैक्ट्स हैं इनको याद रखना। भारत की प्रथम जनभाषा,
शिलालेखों की प्रथम भाषा, अपभ्रंशों की संख्या कितनी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो ये है हिंदी का विकास क्रम। अब आते हैं हम लोग भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों पर। भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, ये हमको देखना है। ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन पे हम लोग थोड़ी सी नजर डालेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान इस मामले में भी बाकी सब देशों से अलग है। क्यों अलग है सर? क्योंकि हमारे यहाँ भाषाओं के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान हमको देखना है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में भाग क्रमांक 17 में भाषाओं के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भाषाओं के संबंध में प्रावधान कहाँ है? भाग 17 में। ठीक है, अब ये जो भाग 17 है इसका विस्तार है अनुच्छेद क्रमांक 343 से लेकर के अनुच्छेद क्रमांक 351 तक। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के संबंध में प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद हैं इनमें दो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। एक अनुच्छेद तो है अनुच्छेद 344 का क्लॉज 1। ठीक है, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 350 का क्लॉज 1। ठीक है, अनुच्छेद 344 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 350 ए का क्लॉज 1 है ये। ठीक है, ए का क्लॉज 1 आर्टिकल 350 ए का क्लॉज 1 है। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहां पर बात लिखी गई है, यहां पर बात लिखी गई है कि 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाएं, ये शब्द लिखा है। ठीक है, वहां पर यह नहीं बताया गया है कि कौन सी भाषाएं हैं, वहीं पर नहीं लिखा गया है, बल्कि लिस्ट दी गई है अलग से। जब इस प्रकार से अलग से लिस्टिंग किया जाता है तो उस लिस्टिंग को कहा जाता है क्या? अनुसूची। उसको क्या कहा जाता है? अनुसूची। और अनुसूची दी गई है अनुसूची क्रमांक 8 में, मतलब लिस्टिंग दी गई है कहां? अनुसूची क्रमांक 8 में। ये जो अनुसूची है इसके अंतर्गत वर्तमान में 22 भाषाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? 22 भाषाएं वर्तमान में अधिसूचित हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 फैक्ट तो सबसे पहले ध्यान रखो। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं के संबंध में प्रावधान है? भाग 17। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में भाषाओं के संबंध में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 343 से 351। भारतीय संविधान की अनुसूची क्रमांक 8 का संबंध किससे है? भाषाओं से। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? 22 भाषा। क्लियर है? एकदम वन लाइनर फैक्ट बनता है यहां से। पिछले बार आया भी था, आर्टिकल 351 को मेंस में पूछा था एसआई। ठीक है, पूछा था पिछले बार। अब सबसे पहले तो
ये 22 भाषाएं कौन सी हैं ये पता होनी चाहिए। इन भाषाओं को याद करने के लिए फिर से एक बार मैप बनाते हैं सर। ये आप छोटा मैप बनाते हैं। ऐसा, ठीक है। अब ये 22 भाषाएं कौन सी हैं इनको देखेंगे। तो कश्मीर से चालू करेंगे और धीरे धीरे करके वापस कश्मीर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर की भाषा है कश्मीरी। कश्मीर की भाषा क्या है? कश्मीरी, ठीक है। कश्मीर के नीचे राज्य है पंजाब और पंजाब की भाषा है पंजाबी, ठीक है। पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। अब पंजाब के नीचे राज्य है राजस्थान। आप याद रख सकते हैं सिंधी को। इसके नीचे राज्य है गुजरात और गुजरात से याद रख सकते हैं आप गुजराती भाषा को। गुजरात के नीचे है राज्य महाराष्ट्र, भाषा है यहां पर मराठी। महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी, ठीक। अब महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य है गोवा। इसकी राजभाषा है कोंकणी। इसके नीचे राज्य है ऐसा कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। यहां राज्य है केरल। इसके बाद एक राज्य है यहां पर तमिलनाडु, भाषा है तमिल। यहां 2 राज्य, ठीक है। एक राज्य तो है यहां से तेलंगाना और एक राज्य है आंध्र प्रदेश। दोनों की राजभाषा है तेलुगु। इसके बाद एक राज्य है यहाँ पर ओडिशा और ओडिशा की भाषा है ओडिया। इसके बाद ये रहा अपना पश्चिम बंगाल, भाषा है इनकी बंगाली या बांग्ला, ठीक है। इसके बाद एक राज्य है यहाँ पर बिहार। बिहार की सीमा लगती है नेपाल से, तो नाम याद रखना नेपाली, और नाम याद रखना इस पार से मिथिला वाला प्रांत है इसीलिए मैथिली, ऐसा, ठीक है। ओके। इसके बाद झारखंड है। यहाँ झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है संथाली। क्या नाम है? संथाली, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट तरफ आओ थोड़ा। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर एक राज्य है मणिपुर और मणिपुर की भाषा है मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुरी। ऐसा। असम है। असम की राजभाषा है असमिया और असम में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? बोडो, ठीक है। बोडो, असमिया, ये भाषाएं। इसके बाद मैथिली है। वापस आओ बिहार में। बिहार की सीमा लग जाएगी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में राजभाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू। यहां से एक राज्य है उत्तराखंड, राजभाषा याद रखना संस्कृत। इसके बाद वापस से हिमाचल और जम्मू कश्मीर का इलाका, यहाँ एक जनजाति रहती जिसका नाम है डोगरा और इस डोगरा की भाषा हो जाएगी क्या? डोगरी, ठीक है। गिनो 21 भाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,
हो गई 21 भाषा, और एक हमारी हिंदी भाषा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जा चुकी हैं। इनको अच्छे से ध्यान रखना है। हो जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है, कौन शामिल नहीं है। बन जाएगा? बन जाएगा ना? ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को। जैसे हमको पढ़ना है अनुच्छेद क्रमांक 343 को। इसके अलावा हमको पढ़ना है अनुच्छेद क्रमांक 344 को। हमको पढ़ना है अनुच्छेद क्रमांक 350 का को, और एक पढ़ना है हमको अनुच्छेद क्रमांक 351 को। ये 4 आर्टिकल हमको अच्छे से करना है। ठीक है? हाँ, ये 4 आर्टिकल को एकदम अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन इन्हीं 4 आर्टिकल से ही मिलेगा। आप पुराने क्वेश्चन बनाइए, आपको मिलेगा ही। ठीक है? चलो, तो इन आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है? हाँ, कठिन तो नहीं लग रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना क्या पढ़ा रहे हो सर, नया चीज लग रहा है? नया कुछ नहीं है यार, सब रिफ्रेश वाली चीजें हैं, सारी चीजें पढ़े हुए हो पहले। ठीक है? ओके, चलो। सर डेमो क्लास कितने दिन का है? 3 दिन का रहता है भाई युवराज। ठीक है, 3 दिन की रहती है आपकी डेमो क्लासेस। चलो, तो मिलते हैं फिर कल, है ना? कोई क्वेश्चन है? नहीं? ठीक, मिलते हैं फिर कल।